हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो ऑलमोस्ट 15 दिनों से Samsung Galaxy S20 FE 5G मेरे पास है और इसको मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ, ताकि जल्द से जल्द इस फ़ोन का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। बिकॉज आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो इस फ़ोन को परचेस करने का सोच रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार जल्द से जल्द रिव्यू देना बनता है, ताकि आप इस वीडियो को देख के अपना डिसीजन बना पाओ कि आपको इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। तो हाँ, अभी बिना कोई डैमेज किए शुरू कर लेते हैं हमारे इस डिटेल रिव्यू को हमारी यूजुअल सी स्टाइल में, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट के साथ। तो सबसे पहली जो वियर्ड चीज़ मुझे इस फ़ोन के अंदर फील हुई है वो है इस फ़ोन की डिस्प्ले ब्राइटनेस को लेके। मतलब ऐसे आप इंडोर्स में यूज़ करोगे फ़ोन के डिस्प्ले को तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑन पॉइंट, मतलब अच्छी खासी फ़ोन की डिस्प्ले ब्राइट होती है। लेकिन जब जब मैं इस फ़ोन को आउटडोर्स में लेके गई हूँ ना, तब मुझे फील हुआ है कि यार थोड़ी तो कम ब्राइट है इस फ़ोन की डिस्प्ले। बिकॉज अभी तक मैं सैमसंग के काफ़ी सारे स्मार्टफोन यूज़ कर चुकी हूँ और उन फ़ोन्स में जब मैंने डिस्प्ले को यूज़ किया है ना आउटडोर्स में, भाई साहब अच्छी खासी ब्राइटनेस देखने को मिली है। आई मीन मैंने काफ़ी ज़्यादा उनको प्रेज़ भी किया है, लेकिन उन सब के कंपैरिजन में अगर मैं इस डिस्प्ले को देखूँ तो हाँ डेफिनेटली मुझे थोड़ी सी कम ब्राइट फील हुई है आउटडोर्स में। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो कुछ इश्यूज़ मैं बताने वाली हूँ, एक्चुअली में ये ऐसे इश्यूज़ है जो हो सकता है कुछ लोगों के लिए वाकई में मैटर करें, बट कुछ लोग शायद से इनको बिल्कुल भी कंसिडर भी ना करें। आई मीन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टिल ये हार्डवेयर बेस्ड इश्यूज़ हैं तो अभी इनका कुछ किया भी नहीं जा सकता। बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि फ़ोन के अंदर 3.5 mm जैक मिसिंग है, जो कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है। बट आई नो आज की तारीख में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी TWS पे स्विच हो चुके हैं, चाहे फ़ोन के अंदर 3.5 mm जैक हो या फिर ना हो, वो TWS ही यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप ऐसे कितने लोग ऐसे हो जो TWS यूज़ करते हैं और कितने लोग आज भी 3.5 mm जैक वाले इस ईयरफोन्स यूज़ करते हैं। तो ये एक चीज़ है। बट एनीवेज अभी जो अगली प्रॉब्लम है ये भी मतलब ऐसा है कि कुछ लोगों को ये वाकई में प्रॉब्लम लग रही है, कुछ लोग एट द सेम टाइम मैंने देखा है जो थैंकफुल है इस चीज़ के लिए। देखो सीन क्या है ना कि बॉक्स के अंदर हमें 15 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है इस फोन को चार्ज करने के लिए, जबकि ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को। तो काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार 25 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर होना चाहिए था, जिस पर मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ अग्री करती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम ब्रॉड वे में अगर थोड़ा सोचोगे तो यार आप खुद देखो आजकल के टाइम पर, मतलब इस प्राइस रेंज वाले स्मार्टफोन में आप देख ही रहे होंगे कि बॉक्स के अंदर से कंपनी चार्जर को रिमूव करते हुए जा रही है और सैमसंग ने चार्जर दे दिया। मतलब वही एक बहुत बड़ी बात है। तो अगेन यह आपके सोचने का तरीका है। बट हाँ, 15 वॉट के चार्जर से इस फ़ोन को 0 to 100% चार्ज होने में 2 घंटे तक का टाइम लग जाता है। तो ये मैं टेस्ट कर चुकी हूँ और फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई मीन ये फ़ोन ऑलमोस्ट मतलब 1 दिन तक का बैकअप बहुत ही ईजिली निकाल देता है। मैंने काफ़ी दिनों से इस फ़ोन को टेस्ट कर रही हूँ, इस वजह से बता रही हूँ। बाकी इन सब के अलावा मैंने फ़ोन में एक और चीज़ नोटिस करी है, वो ये कि फ़ोन ना थोड़ा हीट होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली मैं किस किस केसेस में आपको थोड़ी बहुत हीटिंग देखने को मिलेगी वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं इस फ़ोन की कैमरा एप्लीकेशन को बहुत देर तक यूज़ करती हूँ, स्पेशली मतलब जब मैं वीडियोज़ वगैरह बहुत देर तक रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो फ़ोन पीछे से थोड़ा हीट मतलब होना शुरू हो जाता है। आपको फील होगा एग्जैक्टली में कि फ़ोन हाँ थोड़ा गर्म हो गया है पीछे से। दूसरा, जब आप फ़ोन में गेमिंग करोगे, चलो यार गेमिंग के टाइम पर तो माना जाता है कि हाँ पीछे से फ़ोन थोड़ा गर्म हो जाता है, कई बार फ़ोन थोड़ा सा हीटिंग पर भी चले जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क कर रहे हो, बहुत हैवी कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, सपोज करो आप एडिटिंग वगैरह टाइप की कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत फ़ोन में थोड़ी हीटिंग इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं फ़ोन के अंदर। एनीवेज यार, अभी तक तो मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई जहाँ पर मुझे फ़ोन में थोड़ा सा वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ है। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जहाँ पर इस फ़ोन ने मुझे बहुत ही क्लासी एक्सपीरियंस दिया है। पहली चीज़, फ़ोन IP68 रेटिंग के साथ आता है। मतलब फ़ोन पानी वगैरह में डुबकी भी मार लेगा तब भी कुछ नहीं होने वाला है, जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा है इस फ़ोन का। दूसरी चीज़, ये फ़ोन करियर एग्रीगेशन को भी सपोर्ट करता है। आपको अच्छे खासे 4G प्लस सिग्नल्स देखने को मिल जाएंगे और मतलब फ़ोन की जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है, जो कॉल क्वालिटी वगैरह है, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्लस गूगल डायलर भी नहीं है, तो ऐसे आप कॉल्स वगैरह भी रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो मतलब ये भी एक अच्छा
पार्ट होता है सैमसंग के स्मार्टफोन में। नेक्स्ट जो बेस्ट पार्ट है इस फोन के अंदर वो है इस फोन का चिपसेट, स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर। एंड बिलीव मी, मतलब ये आपको काफ़ी ताबड़तोड़ एक्सपीरियंस दिलवाने वाला है अगर आप ये फ़ोन कंसिडर करने का सोच रहे हो तो। आई मीन एक चीज़ तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि मैंने अपना जो पहला वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने पूरी तरह से कोशिश करी थी कि मैं सारे फीचर्स और स्पेक्स वाली चीज़ें कवर कर दूँ, ताकि दूसरे वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं मिस आउट कर गई थी जो मैंने आपको बताई भी थी उस वीडियो में, कि मुझे 5G बैंड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि कितने 5G बैंड को ये फ़ोन सपोर्ट करते हैं। बिकॉज उस टाइम पर यार मतलब वेबसाइट वगैरह पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके रिगार्डिंग सैमसंग की वेबसाइट पर। खैर वो इन्फॉर्मेशन तो अभी भी मिसिंग है वहाँ पर, लेकिन अभी मैंने जितना रिसर्च किया है तो गीकी रंजीत सर के ट्वीट से मुझे ये चीज़ पता लग पाई है कि फ़ोन के अंदर 9 5G बैंड का सपोर्ट है। एक्चुअली में जो क्वेश्चन मुझे था कि कितने 5G बैंड का सपोर्ट है, वही क्वेश्चन उन्होंने भी सैमसंग से रेज़ किया था और उनको ईमेल के थ्रू रिप्लाई मिला है कि 9 5G बैंड्स को ये सब फ़ोन सपोर्ट करता है। तो उसी बिहाफ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बट अगर ऐसा वाकई में है ना, देन मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। बिकॉज काफ़ी जगह पर क्या हो रहा है ना कि 5G के नाम पर सिर्फ 1 या 2 बैंड का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट इस फोन को आप बोल सकते हो कि हाँ ये फ़ोन एकदम फ्यूचर रेडी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज तो आई डोंट थिंक सो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये अपने आप में बहुत ही क्लासी प्रोसेसर है। चाहे आप गेमिंग की बात करो, चाहे आप एडिटिंग की बात करो, हैवी टास्क करो, हर चीज़ में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो उस हिसाब से एकदम क्लासी है। बट एनीवेज अभी बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरास के बारे में। 12 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है और एक्चुअली में आप इस फोन से काफ़ी क्लासी फोटोज कैप्चर कर सकते हो। स्पेशली कलर रिप्रोडक्शन मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है इस फ़ोन के कैमरा से। आई मीन ह्यूमन स्क्रीन पर जो कलर्स ये मेंटेन करके रखता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसे हैं कि आप डायरेक्टली सोशल मीडियाज़ पर अपलोड कर सकते हो। मैंने करे भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वगैरह पर, जहाँ पर आप ही लोग मुझसे पूछते रहते हो कि ये फ़ोटो किस फ़ोन से कैप्चर करिए, किससे कैप्चर करिए। ऑल्दो मैं तब मैंने बताया नहीं था, लेकिन अभी बता रही हूँ कि हाँ इस फ़ोन को ही पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, तो इसी से सारी स्टोरीज़ वगैरह आजकल डल रही हैं। तो अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम वगैरह पर भी तो जाके एक बार फॉलो कर लेना, आपको पता लग जाएगा। बट खैर इसके अलावा मैं बोलूँगी कि डायनामिक रेंज बहुत ही अच्छी कैप्चर कर लेता है ये स्मार्टफोन, और लाइट के एक्सपोजर को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। मतलब लाइट बैलेंस वाली चीज़ है ना, वो बहुत अच्छी देखने को मिली है मुझे इस फ़ोन के अंदर। प्लस वाइड एंगल की फ़ोटोज़ निकालते हो, देन यार वाइड एंगल का लेंस ना सैमसंग के स्मार्टफोन की ओवरऑल एक खास बात होती है, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू भी कवर कर पाते हैं। और डायनामिक रेंज वाइज अगर देखोगे तो बहुत ही अच्छी डायनामिक रेंज वाइड एंगल में भी देखने को मिल जाती है। तो अच्छे डिटेलिंग के साथ फोटोज़ देखने को मिलते हैं। लो लाइट में लोगे, आर्टिफिशियल लाइट में लोगे तो वहाँ पर भी अच्छे खासे फोटोज़ निकल के आ जाते हैं। इनफ डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। बाकी हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि फ़ोन के सेल्फी कैमरा में आपको थोड़ी सी वाइटिश टोन देखने को मिल जाएगी। मतलब ऐसा लगेगा कि फ़ोटो आपकी जो ऑलरेडी निकल के आई है वो थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दी गई है, लेकिन ओवरऑल फ़ोटो दिखने में ऐसे आई प्लीजिंग लगती है। एज डिटेक्शन वगैरह अच्छा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में भी लाइट का बैलेंस काफ़ी अच्छा किया गया है, तो अच्छे हैं ओवरऑल कैमराज, मुझे पसंद आए। और हाँ मैंने नहीं बताया है तो यहाँ पर टेलीफोटो लेंस भी दिया है, जिससे आप ऑप्टिकल 3x जूम वाली फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। अच्छी खासी डिटेल्स वहाँ पर भी देखने को मिल जाती है बाय द वे। एंड एक बेस्ट फीचर जो मुझे इस फ़ोन में लगा है वो ये कि आप बुके में वीडियो शूट कर सकते हो। पर्सनली बताऊँ तो ये मेरा फेवरेट फीचर है, और जो भी लोग वीडियोज़ वगैरह बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से काम भी करता है। और अगर आप ऐसे नॉर्मली वीडियो शूट करते हो तो मैक्सिमम 4K तक की सेटिंग्स में पीछे से शूट कर सकते हो, फ्रंट से भी 4K तक की सेटिंग में शूट कर सकते हो, वाइड एंगल वगैरह से भी वीडियोस बना सकते हो। अच्छे खासे वीडियोस मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहूँगी जो अगेन मुझे काफ़ी अच्छा चीज़ लगा है कि वीडियो रिकॉर्ड करते करते आप नॉर्मल से वाइड से मतलब वापस से नॉर्मल, जूम और फ्रंट कैमरा में, मतलब रिकॉर्डिंग के बीच में आप इन सब मोड्स में स्विच कर सकते हो, जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी हैंडी फीचर है। एनीवेज यार एक चीज़ जिस पर आजकल लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, और मेरे अकॉर्डिंग तो देना भी चाहिए अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, तो वो होते हैं फ़ोन के लुक्स, इनहैंड फील एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके। कहीं ना कहीं इस फ़ोन के इनहैंड फील के पीछे मैं क्रेडिट दूंगी जो यहाँ पर मेटेलिक फ्रेम दिया हुआ है। इसकी वजह से ओवरऑल फ़ोन को होल्ड करने में काफ़ी रफ एंड टफ और अच्छी वाली फील आती है। लगेगा कि हाँ आपने कोई महंगा डिवाइस हाथ में होल्ड किया हुआ है। पीछे की तरफ भी ऐसे कुछ मैट टाइप के फिनिश है जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट स्मर्जेस नहीं देखने को मिलते हैं, और आई
डोंट थिंक सो इतना ईजिली इस पर स्क्रैचेस आएंगे, बिकॉज अभी 15 दिनों से तो मैं यूज़ कर रही हूँ बिना कवर के साथ ही, तो स्क्रैचेस वगैरह मुझे तो नहीं देखने को मिले, बट मैं रिकमेंड करूँगी परचेस कर लेना, फ्यूचर तक आपका फ़ोन बिना स्क्रैच के रहेगा, क्योंकि है ये पॉलीकार्बोनेटिक। बाकी इसके अलावा अगर आप उनमें से हो जो फ़ोन की डिस्प्ले को भी प्रायोरिटी में रखते हो, देन मेरे अकॉर्डिंग फ़ोन की डिस्प्ले आपको काफ़ी सही लगने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली सुपर एमोलेड प्लस पैनल दिया हुआ है, तो काफ़ी पंची वाइब्रेंट कलर्स निकल के आते हैं, तो ऐसे कोई भी कंटेंट देखोगे काफ़ी कमाल लगने वाला है आपको। एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल भी दिया हुआ है, तो स्क्रॉलिंग करोगे, कुछ भी ब्राउज वगैरह करोगे तो एकदम सुपर स्मूथ आपको फ़ोन की डिस्प्ले लगने वाली है, तो वो एक सबसे बेस्ट पार्ट है फ़ोन की डिस्प्ले का। तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, डिस्प्ले प्लस पॉइंट है फ़ोन का, एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह तो दे ही रखी है यहाँ पे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है, जो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी एक्यूरेट है, और अभी तक मैंने सैमसंग के जो फ़ोन यूज़ करे उनमें से मैं बोलूँगी कि हाँ, वन ऑफ द फास्टेस्ट तो है ये डेफिनेटली। बाकी इस फ़ोन में एक और चीज़ है जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ, वो है फ़ोन के स्टीरियो स्पीकर्स। काफ़ी लाउड है, अच्छी खासी क्रिस्प साउंड सुनाई देती है, आई मीन साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी सुनने को मिल जाएगी यहाँ पर, तो अच्छा काम किया गया है इस डिपार्टमेंट में। एंड यार इन सब के अलावा ऑब्वियसली सैमसंग के स्मार्टफोन के कुछ खास प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि नॉक सिक्योर्ड होते हैं, वन UI का एक्सपीरियंस होता है, तो ये मतलब अगेन एंड अगेन रिपीट करने वाली चीज़ें नहीं है, ये आपको हर सैमसंग के स्मार्टफोन में मतलब इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो आपको अच्छा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं करवाती है। बाकी तो आई होप कि इस ओवरऑल वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इस फ़ोन के बारे में पता लग गया होगा, आई मीन आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ़ोन आपको परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है किसी भी वे में, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।